हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अरोरा आईएएस चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट यूनिट ऑफ एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड के बारे में। तो इस चैप्टर का नाम ही है प्रॉपर्टी एंड गवर्नेंस। आपको गवर्नेंस का डेफिनेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। तो गवर्नेंस और कुछ नहीं, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब सिटीजन को ध्यान पे रखते हुए आप अपने पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग उस दिशा में करते हो। तो प्रॉपर्टी का हिंदी का मतलब यही है कि सत्यनिष्ठा, जिसका मतलब है कंप्लीट एंड कंफर्म्ड इंटीग्रिटी। मतलब आप जो मॉरल प्रिंसिपल्स आपके अंदर जो होते हैं, जैसे इंटीग्रिटी मतलब आप जो बोलते हो और आप जो करते हो वो दोनों एक ही जैसा होगा, क्योंकि आप इंटीग्रिटी वाले पर्सन हो। आपके अंदर वो ओपननेस है, ट्रांसपेरेंसी है और आप अकाउंटेबल होते हो। जैसे कि आपके काम पे ऊपर अगर किसी ने स्क्रूटिनिटी या फिर कमिटी बिठाया तो आप एक क्लीन कैरेक्टर की तरह बाहर आओगे। उस उम्मीद से, उस ट्रस्टवर्दीनेस के से आप जब बाहर आते हो, इसीलिए इस स्ट्रक्चर को कहते हैं प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस। तो ब्यूरोक्रेट्स के लाइफ में ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है सारे डीलिंग्स में। अब कोई स्कैम्स होगा, स्कैंडल्स होते हैं, जब आप पब्लिसाइज हो जाते हो, आपकी जो इमेज है, पब्लिक इमेज है, वो डिग्रेड हो जाएगी। जब आपकी पब्लिक इमेज डिग्रेड हो जाएगी, आप कुछ अच्छा काम भी करना चाहते हो तो आपको ज़्यादा ये नाम भी नहीं कमा पाओगे या फिर आप ट्रस्ट भी नहीं कमा पाओगे। इसीलिए आपको प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने भी कहा था कि लाइफ में 4 चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस होती है। एक धर्म, कर्म, लज्जा और कृपा। क्योंकि गॉड ने उनकी तरफ से यही कहते हैं कि गुरु नानक सेज दैट विल आई बी एबल टू प्लेस इट इन फ्रंट ऑफ द गॉड, विल इट विथस्टैंड हिज स्क्रूटिनी। मतलब क्या मैं जो काम कर रहा हूँ वो काम क्या मैं भगवान के सामने रख के पेश कर सकता हूँ। अगर वो पेश कर सकता हूँ और उनकी स्क्रूटनी, मतलब वो अगर स्क्रूटनाइज करें या फिर क्रिटिसाइज़ करें, उनका जो एडवाइस होती है या फिर रिकमेंडेशन होता है या फिर वो जो कहते हैं कि आप गलत कर रहे हो, क्या मैं वो ले सकता हूँ। इसीलिए प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ पे आते हैं। पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ का मतलब क्यों, अगर वाई ये टॉपिक को अगर हम प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस से लिंक करें तो प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस क्या है, आप पब्लिक सर्विस डिलीवरी पे इंटीग्रिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी दिखाना चाहिए। तो इंटीग्रिटी वो सारे कुछ तो वैल्यूज़ ही हैं। तो इसीलिए अभी पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ और कुछ नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में और एक अच्छे से गाइड करेगी अपने एक्शंस को और बिहेवियर को। जैसे कि स्पिरिट ऑफ सर्विस एंड डेडिकेशन का मेन उद्देश्य है इंडियन वैल्यू सिस्टम में के अंदर। इसीलिए भगवत गीता भी कहती है कि व्हेन आई एम अ पार्ट ऑफ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया आई सीज टू बी ऑर्डिनरी। आप कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं रहे। तो इसीलिए आपका जो हैप्पीनेस होगा, जो वेलफेयर ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल का हैप्पीनेस है, वही आपका हैप्पीनेस होगा। इसीलिए आप उठो, उस चीज़ से ऊपर उठो कि आप वो सच्चे निष्ठा के साथ काम करोगे जहाँ पे लोगों की खुशी आपकी खुशी बन जाएगी। तो अभी प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस की क्या ज़रूरत है? अभी तो बहुत करप्शन होता है हमारी सोसाइटी में। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए लॉस, रूल्स, रेगुलेशंस को सबके अंदर एक वैल्यू सिस्टम मतलब इम्बाइब करते हुए इफ़ेक्टिव बना के एक पब्लिक लाइफ को एक आइडियल लाइफ बनाने के लिए, किसके पब्लिक लाइफ को, एक ब्यूरोक्रेट के पब्लिक लाइफ को अच्छा सा बनाने के लिए प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये डिसिप्लिन भी लेके आएगी और एक डिसऑनेस्ट कॉन्डक्ट को भी अवॉइड करेगी। मतलब आप कोई करप्ट काम करोगे नहीं, आप एक कोई भी स्कैंडल्स या स्कैम्स में फंसोगे ही नहीं। आप उस चीज़ों से इम्पार्शियल रहोगे, अकाउंटेबल रहोगे और सारे के सारे वैल्यूज़ जैसे ट्रांसपेरेंसी भी दिखाओगे आपके जो भी काम करोगे। अब सिविल सर्वेंट्स का कुछ ऑब्लिगेशंस है, जैसे कि आप लॉ को अबाइड करो, मतलब लॉ को फॉलो करना चाहिए। आपके हाथ में जो भी पब्लिक रिसोर्सेज है, जैसे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो करते हो आपके हाथ से स्कीम्स के थ्रू या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू, जो भी कंस्ट्रक्शंस चलती है, जो भी टैक्सेस के ऊपर आपके हाथ के अंदर आती है, उस सारे के सारे में चीज़ों में आपको एथिकली एक्ट करना होगा। और आपके वैल्यूज़ और जो प्रिंसिपल्स है ना, वो कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ही आना पड़ेगा। आप जो भी पब्लिक सर्विस वैल्यू दिखाओगे, ये सब इसके अंदर आना होगा। और प्रॉपर्टी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब वाइटल
और एसेंशियल है क्योंकि आप गवर्नेंस और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जब काम करते हो, यही तो उद्देश्य है ना गवर्नेंस की। गवर्नेंस का क्या मतलब है? सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों चाहिए? सबका सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल एज गवर्नेंस का स्ट्रक्चर एफिशिएंट बनाने के लिए, जहाँ पे करप्शन एब्सेंट है और आपकी जो एथिकल और मोरल वैल्यूज है वो आपको खुशी देगी, तभी जब आप वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स आप मेन इम्पॉर्टेंट गोल रहेगा आपके जो काम के अंदर। तो अभी प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉपर्टी देखते हैं। हमने ऑलरेडी इन सब के बारे में बहुत डिटेल प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ रखी है, तो जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी के प्रिंसिपल्स मतलब जो ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रिटी के साथ आपको सत्यनिष्ठा के लिए ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स मतलब रूट्स कहाँ से आती है जहाँ पे प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस फॉलो करने के लिए। एक तो अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी मतलब ड्यूटीज़ को निभाना, ऑब्लिगेशन, एक ऑब्लिगेशन रहती है आपको एक प्रजा को आपको समाधान देना पड़ेगा कि आपने ये काम या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे उस कंपनी को दे रखी है। जो भी आरटीआई के रूप में भी आप पूछ सकते हो किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को। वैसे ही ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए क्योंकि आप जो भी काम करते हो उसमें करप्शन, मिनिमम फ्रॉड और कॉन्फिडेंस से काम करना चाहिए आपको। एक कॉन्फिडेंशियलिटी भी मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होगा गवर्नमेंट के अंदर वो आपको बाहर नहीं निकालना, मतलब बाहर फैलाना नहीं चाहिए उस न्यूज़ को, या फिर किसी को ट्रस्टवर्दीनेस को हटा के और किसी को नहीं बताना चाहिए क्योंकि वो सीक्रेट और बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। और दूसरी है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कोई भी अनबायस मैनर में करना है, जैसे कि आप किसी बायसनेस को दिखाओगे नहीं कि आपके जो फ्रेंड है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे टेंडरिंग किया था तो इसीलिए आप उनको दे दोगे। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन से बाहर उठना चाहिए, मतलब रेस्क्यू कर दो। जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है कि जो एन वी रमना के एक जज थे, सुप्रीम कोर्ट जज, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की केस दर्ज हुई थी उस कमेटी में जब उनको एक कमेटी मेंबर के थ्रू अपॉइंट किया था, उन्होंने रेस्क्यू कर दिया, मतलब बाहर आ गए थे कि क्योंकि हमारे एक पर्सनल लेवल पे संबंध है चीफ जस्टिस के साथ, तो हमारे ओपिनियंस और रिकमेंडेशंस उनकी तरफ थोड़ा सा बायस हो सकती है, इसीलिए वो बाहर आ गए थे। तो इसी चीज़ों पे सारा कुछ प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस के थ्रू भी आपको यही करना चाहिए। अब ऑब्स्टिकल्स इन एथिकल अकाउंटेबिलिटी देखते हैं, पर आप अकाउंटेबल हो ये तो बहुत ही बड़ा प्रिंसिपल है। पहला तो प्रिंसिपल यही था ना कि अकाउंटेबल होना चाहिए, हमें ऑब्लिगेशंस है, पर ऑब्स्टिकल्स क्या है इसके अंदर यही है कि एक तो स्पेशल एक्सपर्टीज़ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब आपको लॉज के बारे में पता होना चाहिए, आरटीआई के बारे में कैसे फाइल करना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस पूछना चाहिए, किस किस को क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ये सारे के बारे इन सब चीज़ों के बारे में तो हमें तो कुछ आइडिया ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं है और फुल टाइम स्टेटस भी नहीं दे रखी है। काग, CAG, कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिट जनरल क्या करता है? सिर्फ ऑडिट ही करती है और कॉम्प्ट्रोल्स तो नहीं करती है, वो सिर्फ बताती है कि यहाँ पे इतना खर्च हुआ, पर ये कभी रिकमेंडेशन नहीं दे पाएगी कि कहाँ पे नहीं करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए। तो इसीलिए फुल टाइम स्टेटस इन बॉडीज़ को नहीं दे रखी है, इसीलिए अकाउंटेबिलिटी नहीं बन पा रही है इंडिया में। और ब्यूरोक्रेसी इतना ज़्यादा एक्सपैंड हो गया कि इसकी एक्सपर्टीज़ लेवल भी ज़्यादा होती गई और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बढ़ता गया। और एक तो कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। आजकल के CBI वाले केसेस में भी हमने देख के रखी है कि राकेश आस्थाना जी एंड देन बहुत सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो चल रही है और सुप्रीम कोर्ट को भी बीच में दखल देना पड़ा, तो कोऑर्डिनेशन की लैकिंग है क्योंकि यही सारे इंस्टीट्यूट्स हैं CBI, CVC, लोक अदालत जो करप्शन को रोक सकती है एट गवर्नेंस लेवल। और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है इन पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको आर्टिकल 311 बहुत ही ज़्यादा पावर्स देती है कि जब तक एक इंक्वायरी कमेटी नहीं बिठाएंगे तब तक उनको नहीं निकाल पाएंगे, या फिर कोई भी एलिगेशन हो उनके ऊपर तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक वो कमेटी क्लीन चिट नहीं देती है। ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में वो कमेटी क्लीन चिट ही दे देती है, तो एक सिक्योरिटी जैसा बन जाता है उनके लिए। तो इसीलिए अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा कठिन है यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अब आते हैं कि पर हम इतना कुछ देख लिया कि सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा है इन लोगों के लिए, एक्सपेंशन है ब्यूरोक्रेसी में, फुल टाइम स्टेटस है, तो हमें क्या करना चाहिए ताकि एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन को प्रमोट करने के लिए हमें एक सिटीज़न और पर्सनल मतलब ब्यूरोक्रेट्स और सिटीज़न के अंदर एक रिलेशनशिप, फेथ, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, कमिटमेंट टू सर्विसेज,
पब्लिक अफेयर्स के लिए एक बिहेवियर लेके आ जाएं, उनके अंदर ट्रेनिंग के थ्रू सिविल सोसाइटी और स्टेट को लिंक करें, पब्लिक इंटरेस्ट को प्रमोट करें और इंटीग्रिटी रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट को अच्छे से निभाएं। ये सारे कुछ करने से एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन को प्रमोट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि गवर्नेंस जज्ड बेस्ड ऑन गाइडिंग प्रिंसिपल्स, कैसे ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स के थ्रू गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनती है। एक तो है कि आप एक सर्वेंट हो पब्लिक के लिए, तो इसीलिए आपकी कोई भी सेल्फिश एम्स नहीं होनी चाहिए, आप पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करोगे। आप कास्ट क्रीड उससे ज़्यादा उसके ऊपर लेवल में आपका काम करना है, क्योंकि आप इम्पार्शियल रहोगे, आप सबको जस्टिस अप्रोच के थ्रू मतलब इक्वालिटी देखोगे, सब में एक ही मतलब एक ही कास्ट के, सब एक ही रिलीजन के, ऐसे देखते हुए आपको काम करना चाहिए और लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी के लिए। अब गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है ना, अभी हमने देखा था कि सोसाइटी के लिए सर्विस करना है, ये सारा कुछ कहाँ से, इसका जड़ कहाँ है, मतलब फिलोसॉफी, ये तो फिलोसफी का टॉपिक है, प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस जो फिलोसफी एंगल में ही पढ़ रहे हैं ना, तो इसका जड़ कहाँ है। एक तो कौटिल्य जी ने भी कहा था कि जो किंग होता है, जो ब्यूरोक्रेट भी होता है, उसका जो हैप्पीनेस है वो वेलफेयर ऑफ द पीपल के ऊपर रहता है, कि अगर उनकी प्रजा खुश रहेगी तो वो किंग भी खुश रहेगा, देन ब्यूरोक्रेट्स भी खुश रहेंगे। यही तो कहते हैं ये गांधी जी का स्वराज कॉन्सेप्ट भी इसी लाइन पर बनी हुई है कि स्वराज तब तक होगी जब तक ये डाउन ट्रॉडन मासेस, मतलब जो आखिरी के लास्ट बंदा या बंदी होगी जिसको खाना या पीना और सब कुछ बेसिक नेसेसिटी नीड्स मिल रहा है ना गवर्नमेंट के थ्रू, तब तक गवर्नमेंट खुश नहीं हो पाएगी जब तक उनको सब कुछ मिल रहा है। और फिर लॉर्ड कृष्णा ने 6th चैप्टर भगवद गीता ने यही कहा था कि यू आर योर ओन फ्रेंड एंड यू आर योर ओन एनिमी, डू नॉट लेट योर सेल्फ डाउन, यू हैव टू राइज बाई योर सेल्फ। आप खुद के अंदर एक शक्ति हो, ताकत है, आप उनके अंदर जो हमारे अंदर है उसी के थ्रू आपको ऊपर उठना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छा लाइन है, आप ऐसे वाले एसेस फिलोसॉफी के एसेस वाले में पोर्शन में भी आप यूज़ कर सकते हो और एथिक्स वाले पोर्शन में भी। जब भी आप किसी जैसे कि टॉपिक्स है कि सेल्फ वर्थ या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक कोई भी एसेस जहाँ पे कहती है कि आपको कुछ लाइफ में करना होगा तो आप कैसे वैल्यूज़ अपने अंदर ही कल्टिवेट करोगे, ये बहुत ही बढ़िया लाइन बनती है उस आंसर्स के लिए। अब आते हैं कि फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, 2 तरीके का फंक्शंस होती है गवर्नमेंट की, मतलब गवर्नेंस स्ट्रक्चर में गवर्नमेंट का क्या रोल रोल होती है। एक तो प्रिजर्वेशन मतलब बाहर के और अंदर के जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं, जैसे कि जो खालिस्तान इशू है या फिर एक्सट्रीमिज़म का इशू है, मनी लॉन्ड्रिंग है, अंदर का इंटरनल डिस्टर्बेंस है जैसे कि रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, ये सारे कुछ चीज़ों को संभालने के लिए आप आर्मी, पुलिस और लेजिस्लेशंस बनाते हो। दूसरी बात यह है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को भी प्रिजर्व या फिर सुपरवाइज करने के लिए आप नालसा बनाते हो। नालसा मतलब लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, जबकि एक कोई नॉर्मल सा भी पोअर मैन भी आके एक कोर्ट में केस दर्ज कर सकते हैं और वहाँ पे बहुत इजीली लीगल सिस्टम्स को एक्सेसिबल कर सकते हैं ये पुअर पीपल भी। तो इसीलिए सुपरविजन और एक सेल्फ प्रिजर्वेशन, ये दोनों का फंक्शंस, ये दोनों ही बनते हैं गवर्नमेंट के फंक्शंस। अब आते हैं इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी के बारे में। अब ट्रांसपेरेंसी किस चीज़ में होनी चाहिए, आप जो भी बताते हो गवर्नमेंट के थ्रू, जैसे कि आज 2-3 दिन न्यूज़ पहले देखिए ई सिगरेट्स वेर बैंड, तो उस इन्फॉर्मेशन को जब आप बता रहे हो ना, बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में आपको बताना चाहिए कि देखिए इतना कुछ एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है इंडिया में ई सिगरेट्स और इतना परसेंटेज ऑफ यूसेज यहाँ पे वहाँ पे होती है, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखते हुए इन सारे फैक्ट्स को ट्रांसपेरेंट, समझ रहे हो आप, कि एक एक बात को इतना ट्रांसपेरेंट बताइए ताकि लोगों को इतना तक इन्फॉर्मेशन पता चले कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम है गवर्नेंस के अंदर। तो इस ट्रांसपेरेंसी को आगे बढ़ाने के लिए हमने क्या क्या लेजिस्लेशन लेकर आए। एक तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ऑम्बड्समैन मतलब हर कंपनी में एक ऑम्बड्समैन कंपलसरी है। जैसे कि आप बैंक में जाते हो तो वहाँ पे बाहर सिटीजन चार्टर जैसा लगा हुआ होता है एक बोर्ड, जहाँ पे आपको पता चल जाती है कि अगर आपके कोई भी बैंक ऑफिशियल आपके एक अकाउंट ओपन करने में आपकी सहायता नहीं कर रहा है तो उनके ऊपर कैसे केस दर्ज करवाए या फिर आपके ग्रीवेंसेस को कैसे रिड्रेसल करवाएं, वो सारा कुछ ऑम्बड्समैन करती है।
एक डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स डिक्लेरेशन भी फॉर्म है, जो कि ये सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस भी करते हैं जब वो इलेक्शन लड़ते हैं। और ब्यूरोक्रेट जब एक ब्यूरोक्रेसी लेवल पे आ जाते हैं और हर साल उनको एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर उनके जितने भी एसेट्स उन्होंने एक्वायर किया है या फिर गिफ्ट्स के तौर पे उन्होंने लिया है, सब कुछ डिक्लेयर करना पड़ेगा। एक विजिल ब्लोअर एक्ट भी है, जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि एक करप्शन कुछ हो रहा है आपके ऑफिस के अंदर और पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व है, आप विजिल ब्लो कर सकते हो, मतलब बाहर आके डिस्क्लोज कर सकते हो ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन को। तो ऐसे ही राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जब पहली बार आई थी, ये इसीलिए आई थी क्योंकि इनका एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट बनाने का उद्देश्य था, बल्कि गवर्नमेंट को पीपल के लिए अकाउंटेबल होना है, क्योंकि पीपल ही तो इलेक्ट करते हैं। तो आप जो भी करते हो ट्रांसपेरेंट करो, और आपकी जो ऑब्लिगेशन है, मतलब आप पीपल जब प्रश्न करते हैं आपको, आप उनको समाधान देना ही चाहिए, ये मैंडेटरी है। और एक टू वे डायलॉग भी जनरेट होता है सिटीजन्स और गवर्नमेंट के अंदर। टू वे डायलॉग कैसे? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जब भी गवर्नमेंट कुछ भी करती है वो ओपन डोमेन में आके, जैसे कि आप देख सकते हो कि india.gov.in में हर कोई पॉलिसी लेजिस्लेशन जब भी गवर्नमेंट बिफोर लोकसभा में एंट्री करते हुए ही पब्लिक डोमेन में डाल देती है, ताकि लोग उनको उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़े और सजेशंस दे, रिकमेंडेशन दे उनकी रिफाइनमेंट के थ्रू, और तब जाके वो पहुंचती है लोकसभा, क्योंकि पीपल का इतना बड़ा रोल है गवर्नेंस स्ट्रक्चर में। और एक इसी के थ्रू राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू ही हम सिटीज़न को एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बताते हैं कि गवर्नमेंट एजेंसीज कैसे फंक्शन कर रहे हैं, ताकि करप्शन कम हो जाए और मॉनिटरिंग ऑफ सर्विसेज बेटर हो जाए। तो इसी के एक्ट के थ्रू देखिए, इस पोर्शन के लिए हमें एक एक्ट का बहुत ही ज़्यादा अंदर जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि प्रोविजंस में बस 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, अगर कोई ऑफिशियल आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि केस स्टडीज़ में कभी भी पूछेंगे तो ये पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर सकते हो कि आरटीए प्रोविजंस में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, तो जब भी किसी का राइट्स वायलेट होता है तो वो ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। तो ये एक नॉलेज की तरह पॉइंट यूज़फुल होगा, बल्कि आपके आंसर राइटिंग में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप इस चीज़ को ना भी पढ़ोगे तो, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आपके GS2 पेपर पोर्शन में, पॉलिटी एंड गवर्नेंस पोर्शन में तो बिल्कुल आएगा। तो वहाँ पे ज़्यादा इनको ध्यान दीजिए और ज़्यादा फोकस पे डालिएगा। तो आरटीए इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंदर वर्क्स को इंस्पेक्ट करेगी, डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स के बारे में, नोट्स, एक्सट्रैक्ट्स, कॉपीज़, प्रिंट आउट्स, फ्लॉपीज, टेप्स, कोई भी पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल से। और इन्फॉर्मेशन ऐसे कौन सा इन्फॉर्मेशन है जो डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे पार्लियामेंट के जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस एक्ट में आती है, मतलब रूल्स ऑफ कमेटी, बिजनेस रूल्स कमेटी डिसाइड करती है कि ऐसे कौन से इन्फॉर्मेशन पार्लियामेंट के थ्रू बाहर नहीं जाना चाहिए, वो बाहर नहीं आ सकती है। नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आ सकती है। जहाँ पे आप किसी फॉरेन गवर्नमेंट के थ्रू कुछ एक एग्रीमेंट बना लिया है, वो बहुत कॉन्फिडेंशियल है, तब भी आप वो इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आ सकती है। और कैबिनेट जो भी पेपर्स बनाती है ना, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के आपस में, तो वो भी पेपर्स बाहर नहीं दे सकते। ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो अभी ये पब्लिक अथॉरिटी का ड्यूटीज़ क्या है, मतलब पब्लिक अथॉरिटी मतलब ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं, एसएससी में जो काम करते हैं, या फिर आप CAPF में भी जो काम करते हैं, इन जो भी पब्लिक ऑफिसर्स में बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं ना, जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के वहाँ पे उस पद पे होते हैं, वो उन लोगों का ड्यूटीज़ वही है कि उस ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस और ड्यूटीज़ को आप समझिएगा, पावर्स एंड ड्यूटीज़ को बस बताइएगा हर किसी एम्प्लॉयज़ को और ऑफिसर्स को। और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि ऑल द डॉक्यूमेंट्स उनके कंट्रोल के अंडर होना चाहिए। और जब भी आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू आप उन ऑफिसर को पूछो तो जल्दी से जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बट आजकल तो ऐसा हो ही नहीं रहा है। आपने देखा था कि बहुत सारे एक्ट्स हैं, RTI एक्टिविस्ट हैं जिनकी मौत हो गई थी। तो रिकमेंडेशंस और फ्लॉज भी देख लेंगे। अब एक तो फ्लॉ था कि इकोनॉमिक डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़, मतलब जैसे कि पुअर है, माइनॉरिटीज़ हैं, इन लोगों को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। तो बहुत ही लेस परसेंटेज का रेस्पॉन्डेंट्स हो रहा है, क्योंकि एक तो आपको पता ही नहीं है। जिनको पता है इस एक्ट के बारे में वो फाइल भी करेंगे। तो इस RTI को इतना लीगल मैंडेटरी नहीं बना रखी है, इतना पावर्स नहीं दे रखी है, ताकि वो
रेस्पोंडेंट्स को पूरा इन्फॉर्मेशन दे रखें। और दूसरी बात ये है कि यूज़र गाइड्स कुछ है ही नहीं, ताकि इन्फॉर्मेशन किस किस को पूछना है, बहुत सारा कुछ स्क्रूटिनिटी पे है। मतलब ऐसे कुछ ऑफिसेस में है कि आप अगर इन्फॉर्मेशन भी पूछ लो, वो बोलते हैं कि ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ये किसी कंट्री के साथ या फिर किसी अदर ऑफिस या डिपार्टमेंट के साथ हमारी एग्रीमेंट बनी हुई है, तो हम नहीं दे सकते। तो ये तो प्रोविज़न एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया था आरटीआई एक्ट में, तो इसीलिए आपको भी जानकारी नहीं होती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी कुछ रिकमेंडेशन दे देंगे ताकि इस एक्ट की फंक्शनिंग को और इम्प्रूव करने के लिए। एक तो लेवल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज़ करो इस पब्लिक अथॉरिटीज़ के अंदर। वो गैप जो है ना कि बजट, मतलब उनकी बजट भी इंक्रीज़ करो ताकि वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने में जल्दी से जल्दी हो जाए। और मेंटेनेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन शुड बी मेड मैंडेटरी। एंड देन एक स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का यही रोल है कि ई ट्रेनिंग मतलब उन लोगों, अभी भी चाहोगे तो कोई भी ऑफिसेस में बहुत सारे ऐसे ऑफिसेस हैं जहाँ पे कंप्यूटर्स, बहुत सारे पुराने कंप्यूटर्स या फिर अभी भी फाइलों में काम चलती है। तो आज तो ई ट्रेनिंग, ई गवर्नेंस का स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है, तो ये इसको एम्प्लॉय करना, मतलब इस ई गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स को इम्बाइब करना गवर्नेंस स्ट्रक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आरटीआई अवेयरनेस भी रेज करो इसके बारे में और इसको ट्रू स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करिएगा। तो ये इसी को कंक्लूड करते हुए आरटीआई को यही कह सकते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा टूल है फ्यूचर के सिटीजन्स को एम्पावर करने के लिए इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर के थ्रू। पर जब तक इसकी स्ट्रेंथ को रियलाइज़ नहीं करोगे और बैरियर्स मतलब अभी तक हमने जो भी फ्लॉज देखी थी ना आरटीआई के ऊपर, तो जब तक ये सब कुछ नहीं निकालोगे तब तक आरटीआई सक्सेसफुल नहीं होगी। इस स्लाइड को एंड करते हुए आप इस आरटीआई ख़त्म हो जाती है। तो अभी आते हैं लास्ट पोर्शन पे कि इन्फॉर्मेशन शेयरिंग और ट्रांसपेरेंसी अच्छा सा करने के लिए, मतलब रिकमेंडेशन दो, कोई रिफॉर्म्स दो ताकि इन्फॉर्मेशन अच्छे से डिस्क्लोज करने के लिए आप इंडिविजुअल लेवल पे और इंस्टीट्यूशन लेवल पे क्या कर सकते हो। इंडिविजुअल लेवल पे देखिए, आपको खुद एथिक्स और इंटीग्रिटी फॉलो करना पड़ेगा। सोशल ऑडिट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि एक एनजीओ को बुला दिया और एक कंपनी का जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन चीज़ों को स्क्रूटनी पे डालने के लिए सोशल ऑडिट पे करो और पार्टिसिपेटरी बजटिंग करो, इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग भी करो। अभी तक ऑडिटिंग आपने देखा है कि काग करती है, मतलब CAG विच इज़ अ गवर्नमेंट बॉडी ओनली। अब जब गवर्नमेंट ही खुद ऑडिट करती है तो उनका तो थोड़ा सा पार्शियलिटी तो होगा ही ना, क्योंकि बाहर जाके कुछ अप्रोप्रिएशन नहीं होगा फंड्स का, तब तो बहुत बवाल मचेगा। इसीलिए क्या करते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स के अंदर आप क्या क्या लेके आ सकते हो, एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कमिटीज़ निकालो जो देख सकती है कि कॉन्ट्रैक्ट सही से दिया गया है कि नहीं, और वॉचडॉग्स ग्रुप्स बनाओ, मॉनिटर इंडिकेटर्स और एनुअल परफॉर्मेंस एंड स्पेसिफिकिंग मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स करो और एनुअल परफॉर्मेंस भी लेके आओ। तो ये सारे कुछ करने से इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। तो इससे एक पहला पोर्शन ख़त्म हो जाती है प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस में। इसके थ्रू हमने बहुत कुछ पढ़ लिया कि पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ क्या है, प्रिंसिपल्स इन प्रॉपर्टी क्या है और प्रॉपर्टी का मेन उद्देश्य क्या है, और अभी आरटीआई कैसे फंक्शन कर रही है, उसमें फ्लॉज क्या है, और उसको रिकमेंडेशंस भी दे रखी है कि उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और एट द एंड वी हैव स्टडीड कि ट्रांसपेरेंसी को अच्छे से करने के लिए, मतलब रिफॉर्म्स लेके आने के लिए उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए एक इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर। तो यही है, मिलते हैं अगला पोर्शन पे जहाँ पे हम पार्ट 2 ऑफ यूनिट 7 देखेंगे। तब तक जय हिंद।